स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार मैडमा टीचर सर्कल एंड हिट योर टारगेट। जैसे कि आपने देखा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट मैंने आपको डिटेल में कराया था बेटा, और जिसमें सारे क्वेश्चन तक मैंने इसमें सारा सब कुछ डिटेल में आपको बताया। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, मेटाबॉलिज्म एंड देयर टाइप्स कर चुके हैं, न्यूट्रिशन और मॉड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट ये हम कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, काफी अच्छा। अब यहां पर देखिए बेटा, इसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना। तो बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल आज स्टार्ट कर रहे हैं, और जो आपको मैं बता दूं बेटा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस चैप्टर को, तो बेटा न्यूट्रिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप ये ना देखें कि आपको बस थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, बेटा कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं बताता चलूंगा आपको साथ के साथ कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आ सकते हैं। देखिए पहला सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, आप देखते हैं एनिमल जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के। हम अगर बात करें सेलुलर लेवल पे, तो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे बेटा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो सभी क्या है, वो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। तो अब हमें यूनिसेलुलर में भी क्या देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। मतलब एक न्यूट्रिशन एनिमल में हमें किस में देखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखना है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखना है। भाई यूनिसेलुलर वो सिंगल सेल से मिलकर बनाता हो तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होगा, हमें केवल स्टेप पढ़ने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि हमें डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट सिस्टम, हमें सबके बारे में उसमें पढ़ना है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होगा बेटा, इसमें इंजेक्शन भी होगा, इसमें डाइजेशन भी होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा, इसमें एसिमिलेशन भी होगा, इसमें इजेशन भी हो गया। अब समझिए ये स्टेप हम यूनिसेलुलर के लिए भी पढ़ेंगे और मल्टी सेलुलर के लिए भी पढ़ेंगे, ये कॉमन रहेंगे। अब होता क्या बेटा, इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में ऑर्गेनिज्म के पास खाना आएगा, ऑर्गेनिज्म के पास खाना आएगा। ये होता है अमीबा। ये कैसी भी अपनी शेप ले लेता है, ये अपनी किसी फिक्स शेप में नहीं रहता है, ये कैसी भी शेप ले लेता है। इसके पास ये खाना आएगा, खाना आने के बाद ये बेटा अपना एक स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर देगा। और स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेगा, ये कुछ ऐसा समझ लो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपना बना लेगा और अपने खाने को अंदर एंगल्फ करने का प्रयास करेगा, और ये एंगल्फ कर भी लेता है। तो ये देखिए वो तो हम इमेज के हेल्प से हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो इंजेक्शन में क्या है, इंजेक्शन में ये इनटेक कर लेगा, फूड को इनटेक कर लेगा। तो देखिए बेटा, इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स बाय टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, ये उसको इनटेक कर लेगा फूड को। अब इनटेक करने के बाद बेटा फूड को इसने इनटेक किया, अब उसके बाद क्या होगा, उसको तोड़ेगा, उसको ब्रेक करेगा, इंजाइम्स की हेल्प से उसको ब्रेक करेगा। अब इस ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ये सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना स्टार्ट करेगा, तो तभी तो ये एनर्जी लेगा उससे। अब यहां पर क्या होगा, डाइजेशन का मतलब ब्रेक। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन विद इन द सेल। देखिए बेटा, एक इंट्रासेलुलर दो वर्ड होते हैं बेटा। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर, इंटरसेलुलर जो सेल के बीच में। मान लिया बेटा आपकी दो क्लासेस हैं, ठीक है, आपकी दो क्लासेस है, जैसे 7th क्लास हो गई, 8th क्लास हो गई और क्लासेस के बीच में क्या है, कंपटीशन है। तो बेटा ऐसे कंपटीशन को बोलेंगे बेटा हम इंटर क्लासेस कंपटीशन। अगर आपकी क्लास में ही कंपटीशन है तो उसको बोलेंगे इंट्रा क्लास कंपटीशन। मान लिया विद इन स्कूल कंपटीशन है तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अगर मान लिया स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा हम इंटर स्कूल कंपटीशन। बात समझ रहे बेटा, ये टर्म समझे, इंट्रा और इंटर का मतलब आप समझ गए। अब देखिए बेटा, यहां पे डाइजेशन होगा, फूड जो होगा, फूड एंटर इनटेक करेगा अमीबा, उसके बाद वैक्यूल फॉर्म होगा। वैक्यूल में होते हैं बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, उसको काट देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, उससे जो है एनर्जी, जो फूड है, फूड का जो डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन होने के बाद उससे एनर्जी को क्या जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए,
हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से ये मुझे आपको बताना पड़ रहा है अभी। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया, अब वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, ताकि पूरे अमीबा को क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। अब बेटा एनर्जी मिलने के बाद अब ये बताइए भाई, मैं अपनी बात करूं, ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। आपने खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद स्टमक में खाना पहुंच गया, स्टमक में पहुंचने के बाद वो इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब वहीं पे क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा। अब ये बताइए बेटा, एब्जॉर्प्शन तो यहां हो रहा है, लेकिन हमारे ब्रेन की सेल को भी एनर्जी चाहिए, हमारे पैर की जो सेल्स है उनको भी एनर्जी चाहिए, हमारे हाथों की जो सेल्स हैं उनको भी एनर्जी चाहिए। अब लेकिन एनर्जी पहुंचेगी कैसे बेटा? जब ये ब्लड के द्वारा एनर्जी पहुंचती है, सारे में सर्कुलेट होती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। भाई यहां पे इस रीजन में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन यही ब्लड के थ्रू एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम एसिमिलेशन कह रहे हैं। ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, जो एब्जॉर्ब होगा फूड उसको सर्कुलेट किया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा एसिमिलेशन। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ये क्या बेटा? द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अमीबा। ठीक है, जब इसको सर्कुलेट किया जाएगा हम उसको बोल रहे हैं क्या? एसिमिलेशन। ठीक है। इजेशन क्या होता है? इजेशन बेटा, उसने फूड को इंटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, उसको एसिमिलेट किया, उसके बाद उसमें कुछ डेब्रीज, उसमें कुछ क्या है, उसका वेस्ट बच गया, उस वेस्ट को रिमूव करेगा बॉडी से। कैसे करेगा? इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है, तो ये कैसे करेगा? ये अपनी एक मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और रिमूव कर देगा। तो एक्सक्रीट आउट, जिसको एक्सक्रीशन कह रहे हैं हम, तो एक्सक्रीट आउट करेगा किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसको ये क्या नहीं कर पाता, जिसको ये एब्जॉर्ब या एसिमिलेट नहीं कर पाता, उसको ये क्या करेगा? इजेस्ट करेगा। यानी कि इजेशन क्या है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना। ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस एंड थ्रोन आउट द सेल। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आपको ये पांचों स्टेप क्लियर हो गए। एक बार देख लेते हैं। इंजेशन, इनटेक किया, डाइजेशन, उसको काटना स्टार्ट कर दिया वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उससे एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जो डाइजेस्ट हुआ फूड उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी कहां? सारे में सर्कुलेट हुई बेटा। सर्कुलेट होने के बाद यहां पे जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन होता है कि एनर्जी सारे में फ्लो हो रही है, ठीक है। इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूव होना। सिंपल सी बात है बेटा, 5 स्टेप बिल्कुल। ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिख के आने, बिल्कुल छाप के आने हैं। ये साथ के साथ बेटा लिखते चलना, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बेटा। सॉरी बच्चों, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए बच्चों, इंजेक्शन हुआ बेटा। इंजेक्शन में क्या हुआ? इसने अपना एक शेप बनाना स्टार्ट किया, इसको बोला सीडोपोडिया। क्या बोला बेटा इसको? सीडोपोडिया। ये फूड को इंगल्फ कर लिया इसने। फूड को एंगल्फ करने के बाद यहां बना वैक्यूल। क्या बना बच्चों? वैक्यूल। वैक्यूल में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम होने के बाद यहां पे फूड को कर दिया डाइजेस्ट। क्या कर दिया बेटा? डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, यानी कि डाइजेस्ट कर दिया। यहां पे डाइजेस्ट करने के बाद अब ये क्या होंगे? ये बेटा जो एनर्जी है, जो फूड से जो एनर्जी मिली, वो सारे अमीबा में जाएगी, सारे अमीबा में जाएगी, टोटल अमीबा में जाएगी। इसको बोला हमने एसिमिलेशन। इजेशन, जो क्या होगा? ये मेम्ब्रेन कहीं से रप्चर होगी, और रप्चर होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। ये है डिफरेंट स्टेप्स जो बेटा आपको पेपर में बिल्कुल छाप के आने हैं, बिल्कुल मस्त से छाप के आने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये है पैरामीशियम। क्या बेटा? ये पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका स्ट्रक्चर होता है चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी ये देख रहे हैं, इसमें ये फर से देख रहे हैं इसमें आप, ये फर से बेटा क्या है? सीलिया। क्या बोलते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरामीशियम के सरफेस पे होते हैं, इनको बोलते हैं हम सीलिया। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें भी स्टेप्स वही आएंगे। कौन से बेटा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। लेकिन बेटा इसमें खाने के लिए भी इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, और
खाने को इजेस्ट करने के लिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेस्ट करने के लिए भी इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई खाया और अमीबा ने कोई मेम्ब्रेन जैसे रप्चर की, ऐसा ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इसके पास एक अपना एक रीजन होता है जहां से ये क्या करेगा, फूड को इजेस्ट करेगा, रिमूव करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से ये भी आपको समझ आया। ठीक है, चप्पल की तरह स्ट्रक्चर होता है और फूड को ये कैसे करता है, ये मूवमेंट कैसे करता है, ये सीलिया से मूवमेंट करता है। सीलिया इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन अगर हम देखें हमारे अंदर कौन कौन से हैं, तो हमारे 4 लिम्स, ठीक है, यही हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या बेटा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है और। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आगे चलते हैं। कोई भी डाउट रहे बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा, क्वेश्चन लिखकर भेजिए, हम आपका तहे दिल से स्वागत भी करेंगे और आपका जवाब भी देंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अंकित शर्मा के रहते हुए आपको बिल्कुल किसी भी तरह की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी साइंस में हम आपको हारने नहीं देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा अब देखते हैं बेटा न्यूट्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम। ये बेटा हमने देखा पैरामीशियम हैज अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होती है बेटा, ऐसा नहीं है कि यूनिस जैसे अमीबा में कैसी भी शेप होती है, मतलब वो कैसी भी अपनी शेप वेरी करता है, ऐसा नहीं है। इन इट द फूड इज ingested by a definite cell mouth और साइटोस्टोम। जहां से ये बेटा जहां से फूड को ले रहा है उसको बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्टोम। ये रहा बेटा साइटोस्टोम, देखिए बेटा सेल माउथ, क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्टोम। आगे देखिए बेटा साइटो लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बकल कैविटी, द फूड इज मूव्ड टू this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. Ingested food is digested in food vacuole and the undigested food is egested from the cytophytes. cytophytes जो anal region होता है। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा ये खाना खा कहां से रहा है बेटा, किस रीजन से खा रहा है, ये साइटोस्टोम से, और रिमूव आउट कर रहा है कहां से बेटा, साइटोपाइज से। ठीक है, चलिए बेटा आगे explain with the help of neat and well labeled diagram the different steps involved in nutrition in amoeba। बेटा बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या किया बेटा, ये तो आपको वैसे करना चाहिए लेकिन मैं चलो बता रहा हूं इसको मैं। ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया बेटा, इसके पास फूड मॉलिक्यूल आया, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसके पास फूड मॉलिक्यूल आया, ये रहा बेटा फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको इसने घेरना स्टार्ट किया, इसको इसने क्या किया बेटा, घेरना स्टार्ट किया। ये देखिए यहां पर फूड आ गया, ये आ गया बेटा फूड, इसको कर लिया, इसको इंजेस्ट, क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए, अरे भैया हाँ। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर बनेगा फूड वैक्यूल, क्या, फूड वैक्यूल। अब यहां पर फूड आ गया है, ये देखिए, इसको बोलेंगे हम इंजेशन, लेकिन इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड क्या बनेगा, इसके अराउंड वैक्यूल बनेगा। अब इससे होगा फूड का डाइजेशन, क्या होगा, यहां पर प्रोसेस क्या हो गया बेटा, इंजेशन हो गया, क्या हो गया यहां पे, इंजेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप बेटा, ये क्या है, पहला स्टेप, ये तो मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे होता है, इंजेशन। इसके बाद क्या होगा बेटा, डाइजेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, यानी कि डाइजेशन में ये डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये इससे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। एनर्जी यानी कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल, इसके बाद बेटा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन होने के बाद, एसिमिलेशन में क्या होगा, एनर्जी पूरे वैक्यूल में क्या हो जाएगी, सॉरी पूरे अमीबा में क्या चली जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। एनर्जी जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है तो यहां पर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन रप्चर होगी और अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव आउट हो जाएगा, ये होगा बेटा इजेशन। तो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा, स्टेप क्या होंगे हमारे,
ये क्या होगा हमारा इंजेशन, ये क्या होगा बेटा डाइजेशन, ये क्या होगा हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये होगा हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा बेटा हमारा एसिमिलेशन, एनर्जी पूरे एमिबा में चली गई, एसिमिलेशन, और ये क्या होगा बेटा हमारा इजेशन, ठीक है। ये हमारे 5 स्टेप होंगे बेटा इसमें, जो पांचों स्टेप मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है। आपको और नीट एंड क्लीन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आगे देखते बेटा, काउ हैज अ स्पेशल स्टमक एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लायन इन ऑर्डर टू, देखिए बेटा जो काउ है बेटा हार्बीवोर, और जो लायन है वो है कार्निवोर। अब जो हार्बीवोर है, हार्बीवोर में बेटा क्या होती है, जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है वो बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा होता है, क्योंकि बेटा जो प्लांट सेल में एक होता है सेलुलोज, सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन डिफिकल्ट तरीके से होता है, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की बात करें, हम क्या नहीं कर पाते सॉरी जो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर या ओमनिवोर होते हैं, या हम अपनी बात करें ह्यूमन की बात करें जो ओमनिवोर होते हैं, तो इसमें भी क्या है, वे डाइजेस्ट नहीं कर पाते किसको, सेलुलोज को। तो जो हार्बीवोर होते हैं, हार्बीवोर को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक लार्ज इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसमें मैंने आपको रीजन बताया इसका, तो इसमें आप क्वेश्चन देख लेते बेटा, ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। एब्जॉर्ब फूड इन बेटर मैनर, डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड, assimilate the food in a better way, absorb large amount of food। तो बेटा क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन समझ आया आपको अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने इसमें रखे हुए हैं, और बिल्कुल अच्छे से बेहतर तरीके से करो बेटा, और भी प्रैक्टिस करना, इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट सारे कर लोगे, मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देखना, आप पूरा अटेम्प्ट कर लोगे आप। आगे देखते बेटा, अब आता बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यहां से बेटा आपके कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, और चलिए यहां पे हम 5 स्टेप वो भी करेंगे जो आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कर चुके हो। चलिए, तो यहां पे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम यहां पे बात करेंगे। तो इसमें क्या बेटा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं, कंट्रास्ट कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा और कंट्रास्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल, और जो उसके साथ जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम यहां पर लेते हैं, यानी कि हमने एलिमेंट्री कैनाल को हमने 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो यहां पे एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल बेटा ये जो रीजन होता है माउथ टू एनल, यानी कि एनस तक, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो ग्लैंड्स होती हैं बेटा, हमारे माउथ में ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती है, जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कितनी होती है नंबर में, कितने पेयर होते हैं, वो तो आप आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, फिर आती है बेटा कौन सी, जो स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, फिर एक पैनक्रियाज होती है, ठीक है, लीवर एक ग्लैंड्स है। तो ये सभी क्या है, हम इनके बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड्स और पैनक्रियाज, ठीक है। और यहां पे बेटा एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, ठीक है। यहां पर देखिए आगे, ये बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बेटा यहां से रीजन स्टार्ट होता है, और ये क्या बेटा एंड पॉइंट होता है, ठीक है, माउथ टू एनस रीजन। चलिए बेटा, चलिए पहले मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। माउथ बेटा, माउथ में होते बेटा टीथ, ठीक है, ये बकल कैविटी में होते हैं टीथ, टीथ के टाइप्स हम पढ़ेंगे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम खाने को चबा लेते हैं, चबाने के बाद जो खाना आता है ये होता है बेटा फूड पाइप। क्या होता है बच्चों, फूड पाइप। फूड पाइप को फॉलो करते हुए फूड कहां आएगा बेटा, स्टमक में आएगा। ये रहा हमारा जे शेप ऑर्गन, जे शेप ऑर्गन हमारा ये हो गया स्टमक। स्टमक में खाना आने के बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होगा गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, म्यूकस और
HCl आपका सिक्रेट होगा जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो आगे देखेंगे हम। इसके बाद देखिए बेटा, ये है पेनक्रियाज रीजन। ये देखिए स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में देख रहे हैं आप, ये येलो कलर का जो देख रहे हैं आप, ये बेटा हमारा हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाद ये देख रहे हैं आप, ये है गॉल ब्लैडर। ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दिया है, ये है क्या, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये है, इसके बाद लीवर, ये क्या बेटा, लीवर। और यहां पर देखिए, ये देख रहे हैं आपको जैसे कैंचुए का ढेर हो, ये कैंचुए का ढेर क्या बेटा, कैंचुए का ढेर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से होकर कहां जाएगा, ये रेक्टम में जाके आपका फूड इकट्ठा होगा, उसके बाद मामला आउट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आगे देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या बेटा, मस्कुलर ट्यूब है, एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस। पहला बेटा माउथ यानी कि बकल कैविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये देख रहे हैं आप पैलेट, पैलेट क्या है, ये आप अपर जो देख रहे हैं, अपर जो के जो ऊपर होता है बेटा, ये देख रहे हैं, इसकी छत जो देख रहे हैं, रूफ ऑफ माउथ इज नॉन एज पैलेट। समझ बेटा, तो हमने माउथ की जो छत है ऊपर, उसको हमने क्या बोल दिया, हमने इसको पैलेट बोल दिया। रूफ ऑफ माउथ विच सेपरेट एयर चैनल फ्रॉम फूड चैनल। ठीक है बेटा, अब बात आती है टीथ। टीथ बेटा 4 टाइप्स के होते हैं हमारे माउथ में। कौन कौन से, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, इंसिजर। क्या बेटा, इंसिजर। और इंसिजर, उसके बाद आते हैं ये न्यूक्लियर टीथ जो होते हैं, ये होते हैं बेटा कैनाइन। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड फिर सबसे बाद में आते हैं मोलर। याद कीजिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, इंसिजर का काम होता है कटिंग। ठीक है, आप कोई भी मान लिया आपने मिठाई आपने खाना स्टार्ट किया, तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे पहले काटते हो। ठीक है, अब कैनाइन काम करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं। जैसे शेर होता है, या मतलब अब तो हमें यूज नहीं है वैसे टीथ वगैरह का, लेकिन पहले कभी यूज रहा होगा, है ना। लेकिन ये चीरने फाड़ने में काम आते हैं। अब तो हम ऐसा कुछ खाते ही नहीं है कि हमें चीरना फाड़ना पड़े। अपना आराम से भैया, जो भी मान लिया कोई चीज हमें कठिन लग रही है, उसे भून लो या उसे पका लो अच्छे से, उसे सॉफ्ट कर लो। बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। अब हमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, हमें चमड़ी ला के दे दिया या हमें उसे चीरना फाड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, टीयरिंग, यानी कि बेटा कैनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग का काम होता है। ठीक है, प्रीमोलर किसका काम करते हैं बेटा, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ठीक है, और मोलर ऑल्सो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जो लास्ट वाले दांत होते हैं, है ना भाई, मान लिया चीज कटिंग होने के बाद तो वहीं जाती है। मान लिया जिसको हम कट नहीं कर पाते, तो सीधा कहां दबाते हैं हम उसको, ठीक है, दाढ़ के नीचे दबाते हैं, है ना। उसके बाद उसको कुतर देते हैं, मतलब उसको क्रश कर देते हैं उसको, है ना, क्योंकि हमारे मजबूत दांत होते हैं। तो टीथ हो गए बेटा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चलिए बेटा आगे देखिए। अब देख लेते हैं बेटा, यहां पे हम यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, मिल्क टीथ के बारे में पूछ लेंगे और परमानेंट टीथ के बारे में पूछ लेंगे। देखिए बच्चों, जो परमानेंट जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ उनको डिसिडियस टीथ भी बोलते हैं बेटा। और ये 20 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं नंबर में। ये चीज याद रखें, नंबर पूछ लिया जाता है, 20 नंबर में होते हैं। और इसमें कौन सा टीथ नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये देखिए, ये हमारा मिल्क टीथ के लिए फॉर्मूला है। क्या बेटा, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये है क्या बेटा, ये है ये एक जो दिख रहा है आपको 2 1 0 2, यानी कि ये अपर जो है, अपर जो का हाफ, उतने नंबर में क्या है बेटा, ये 2 1 0 2 है। फिर लोअर जो का हाफ के नंबर ये है। यानी कि इनको करोगे बेटा 2 1 0 2, यानी कि 2 1 3 और 3 2 5, यानी कि 5 ऊपर वाले के आधे हिस्से में रहते हैं और 5 ही नीचे वाले के आधे हिस्से में रहते हैं। यानी कि इसकी भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो बेटा टोटल टीथ कितने हो गए, 20 टीथ हो गए। हिसाब समझ आया। अब बात ये थी कि कौन से टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं किसमें, जो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा उसमें याद रखें, प्रीमोलर नहीं होते हैं। कौन से, प्रीमोलर नहीं होते हैं। उसमें इंसिजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर नहीं होंगे, मोलर होंगे। ठीक है, तो यहीं से देखिए बेटा, यहां पे आपको नंबर 0 दिख रहा है, प्रीमोलर का नंबर 0 दिख रहा है, क्योंकि मिल्क टीथ में क्या, प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखें। अब ये आता है बेटा किसके लिए, अब एडल्ट के लिए। अब डेंटल फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, किसके लिए, एडल्ट के लिए, परमानेंट टीथ के लिए देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला 21 23, यानी कि 2 1 2 3,
2123, यानी कि 2 क्या हो गए यहां पे इंसीजर, 1 क्या हो गए कैनाइन, 2 क्या हो गए प्रीमोलर और 3 क्या हो गए मोलर। इनकी काउंटिंग करके देख लीजिए, 2 1 2 1 2 3। बेटा लिखते चलना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी काम की चीज है ये। 2 1 2 3 है क्या, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 अपर जो के हाफ में होंगे और 8 लोअर जो के हाफ में होंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 16 अपर जो में और 16 ही लोअर जो में। 16 16 32, 32 दांत होते हैं, है ना, 32 होती है ना, कहते हैं ना फालतू में तो मारते 32 झाड़ दूंगा, है ऐसे बोलते हैं ना, तो ये 32 क्या होती है बेटा, 32 दांत होते हैं, ठीक है, समझिए। चलिए बेटा ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं बेटा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, अब हम देख लेते हैं जो बकल कैविटी में, बकल कैविटी में जो अब जीभ होती है ना, जीभ का आपके जीवन में बहुत 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 ज्यादा योगदान रहता है बेटा, बहुत ज्यादा योगदान रहता है। और मतलब ताकतवर इतनी होती है कि बेटा एक भी हड्डी नहीं होती इसमें, एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन आपके सारी हड्डी तुड़वाने का दम रखती है। ये एक जीभ में इतनी ताकत होती है समझ गए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए बेटा ये जीभ है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसको अच्छी जगह चलाया करो, है ना, अच्छे से बात किया करो, है ना, वरना इसमें ताकत मैंने आपको बता दी कितनी ताकत रखती है ये, है ना। एक चलो आप समझदार हो काफी। चलो देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, डेंटल कैरीज सॉफ्टनिंग ऑफ द डेंटाइन एंड इनेमल, बैक्टीरिया प्रोड्यूस, एक मिनट बेटा एक मिनट, एक यहां पे टीथ का डायग्राम दिया था मैंने, कहां गया यार, यहां पे टूथ का डायग्राम दिया था, चले बेटा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बेटा डेंटल कैरीज क्या होता है, डेंटल कैरीज होता है बेटा जो टीथ होता है, टीथ में मान लीजिए फूड है, आपने खाना खाया, शाम के समय आपने खाना खाया और वो खाना कहां आपके टीथ में लगा रह गया हल्का सा, और लगा रहने के बाद बेटा वहां पे प्रोडक्शन होगा क्या, वहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और वो एसिड क्या करेगा, वो आपकी जो टीथ है, जो आपका जो टीथ है बेटा, टीथ के जो इनेमल है, इनेमल, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जो इनेमल है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, क्या बेटा वो हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का, ठीक है, इनेमल, इसको डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा और डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा बेटा, तो इसमें गड्ढा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें गड्ढा हो जाएगा, और वो गड्ढा होते 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 जहां पे नर्व आ रही है वहां तक पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा, वहां पे सेंसिटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों आप ठंडा खाओगे गर्म खाओगे, वो डायरेक्ट कहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, वो आपके नर्व के सरफेस पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से होगी सेंसिटिविटी, जिसको बोलेंगे हम। तो ये डेंटल कैरीज बेटा, इसको बोलते हैं डेंटल कैविटी, इसी को बोलते हैं डेंटल कैविटी। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड विच demineralize enamel, bunches of bacteria with food stick to teeth and make dental plaque। बात समझ आए बेटा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन कुछ भी रहे बेटा तो अपुन है आपके लिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेटा सारा सब कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमसे, डायरेक्ट कांटेक्ट आपको करने को मिल जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, लेकिन हर चीज से सॉल्यूशन आपको, हर चीज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे टंग की अगर हम आप बात करें, टंग, अब आइए टंग, ठीक है, ये काम क्या करती है बेटा, ये सलाइवा को मिक्स करती है खाने के साथ में, ये फूड को एंगल्फ करने में मदद करती है, हेल्प करती है। दूसरा, टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस कॉल्ड लिंगुअल पेपिले। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए आप, पेपिला जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जीभ है ना, इसके ऊपर जो सरफेस है, इसके ऊपर जो सरफेस है उसको हम कौन सा रीजन बोल रहे हैं, पेपिला रीजन बोल रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसा मिथ है, मिथ है ये, मिथ क्या है कि जीभ का जो है ये अलग सरफेस पे क्या है, बैक्टीरिया वो जो रिसेप्टर है वो अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं, मतलब आपको खट्टा एक रीजन से अलग रीजन से महसूस होगा, आपको मीठा अलग रीजन से महसूस होगा, आपको ये सबके रीजन अलग अलग है। जैसे हम बात करें, जैसे ये रीजन है, ये टिप है बेटा, ये जीभ की टिप है ना, ये जीभ की टिप है। अब तो यहाँ पे क्या है, ये कहेंगे कि स्वीट टेस्ट हमें यहीं से फील होगा, ये कह रहे हैं कि जो सोल्टी है वो हमें बराबर से फील होगा, है ना, थोड़ा सा बराबर से, और बिल्कुल बराबर से हम चले जाएं, ठीक है, बकल कैविटी में चले जाएं, बकल कैविटी की तरफ चले जाएं, वहां से हमें खट्टा महसूस होगा, और बीटर हमें बिल्कुल लास्ट से महसूस होगा। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा पहले माना जाता था, अब नहीं है ऐसा।
आप देखिए, आप अपनी टंग पे कहीं भी रख लीजिए, आप ठंडा रख लीजिए, मीठा रख लीजिए, खट्टा रख लीजिए, कड़वा रख लीजिए, नमकीन रख लीजिए, तो आप महसूस कर लोगे, है ना। तो पूरे पेपिलरी रीजन पे क्या होते हैं, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है, वो मिथ खत्म कीजिए अपना, और ये समझिए अब बेटा, है ना। पहले माना जाता था, अब नहीं है ऐसा, पहले माना जाता था। चलिए देखिए बेटा, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या बेटा, वाई शेप ऑर्गन है, क्या ये वाई शेप ऑर्गन है, और ये हमारा बेटा, ये यहां से यहां तक का रीजन हमारा फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हमारा आ जाता है, ये रीजन हमारा बेटा फेरिंग्स का ही है, ये फेरिंग्स का हमारा रीजन है, जहां पे बेटा जो एक कॉमन पैसेज है, ये खाना खाने के लिए और सांस जाने के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, फिर जाके आगे जाके ये डिवाइड होता है किसमें बेटा, एक तो एयर पैसेज में और एक फूड पैसेज में, यानी कि फूड पैसेज यानी कि फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, और उसमें किस में जाएगा बेटा, विंड पाइप में जाएगा। ये किस में जाएगा, विंड पाइप। विंड पाइप अलग होता है बेटा, विंड पाइप में क्या, जो सांस है आपकी वो लंग्स तक जाएगी, और जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू का जाएगा, स्टमक में जाएगा, है ना। जो विंड पाइप है, विंड पाइप को कवर करके रखता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, जैसे आप खाना खाओगे वो उसे किसको, विंड पाइप को क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा, है ना। तो बंद करने पे क्या होगा, जो फूड पार्टिकल है वो कहां नहीं जाएगा, वो विंड पाइप के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है बेटा, खाना खाया करो, बिल्कुल आराम से खाया करो, बिल्कुल ऐसा मत खाया करो बकवासबाजी करते हुए बिल्कुल खाना नहीं खाना, वरना देखना चावल का जो फंदा लगता है बेटा, बहुत बुरा फंदा लगता है, क्योंकि चावल जब विंड पाइप में चला जाता है तो चावल को रिफ्लक्स करने में बड़ी समस्याएं होती है, हमारी बॉडी को चावल को रिफ्लक्स करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो चिकना होता है और वो नीचे नीचे जाता रहता है। तो इसलिए बेटा चावल, जब खासकर चावल खाओ तो बिल्कुल शांत होकर खाओ, बिल्कुल फोकस करके खाओ, बिल्कुल लापरवाही से बिल्कुल मत खाओ, वरना एक फंदा बेटा आपकी जान तक ले सकता है, समझे बेटा। चलिए देखिए आगे, देखिए बेटा, एपिग्लोटिस हमने आपको बताया बेटा, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब बात आती है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, है ना, जो बेटा क्या करता है, यहाँ के आपके माउथ से लेके स्टमक तक जो खाना लेकर जाता है, लगभग इतनी जो लेंथ होती है बेटा, ये इतनी लेंथ, ठीक है, करीब 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये कॉम्पिटिशन में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इट लीड्स फूड फ्रॉम बकल कैविटी, हमारे माउथ से, हमारी माउथ जो है बेटा, माउथ से कहां लेके जाता है, माउथ से स्टमक में, काम है इसका ले जाने का। नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर, ठीक है, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, किसमें, फूड पाइप में। अब देखिए बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बेटा, जैसे आप खाना खाते तो महसूस किया आपकी गर्दन ऐसे करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। तो बेटा इसी के कारण जो है, जो फूड है वो मूव करता है, क्या करता है, फूड मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ ईसोफेगस, इट हेल्प्स इन पुशिंग ऑफ फूड इनटू द स्टमक। इसी की वजह से अगर माउथ बिल्कुल ऐसा हो, अगर इसोफेगस बिल्कुल ऐसा हो जाए, बिल्कुल हार्ड हो जाए, तो बेटा फूड मूव ही नहीं करेगा, बिल्कुल हम खाना खाएंगे, पता चला हमें जबरदस्ती खाना ठूसना पड़ रहा है, बाहर से भी फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है ना, समझ गए ना। तो बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ऐसे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी से मूवमेंट करता है। ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अगर इंटेस्टाइनल रीजन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो तो बेटा आप फ्रेश नहीं हो पाओगे, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बेटा, स्टमक की बात आती है बेटा, स्टमक, स्टमक की लोकेशन, ये ऑर्गन, ये जे शेप ऑर्गन है, ये देखिए बेटा स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए ये खाने को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद ये कहता है अरे इंटेस्टाइनल बहन जी मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं खाना भेज रहा हूं, अब इसका बाकी काम कीजिए, है ना, जो इसको कुतरने का, इसको डाइजेस्ट करने का सारा काम होता है, ये मैंने कुछ कर दिया, कुछ आप कीजिए बाकी, है ना। तो देखिए लोकेशन कहां है बेटा इसकी, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, लेफ्ट अपर, ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है और ये लेफ्ट रीजन में ही प्रेजेंट होता है स्टमक, ठीक है बेटा, लेफ्ट रीजन में। चलिए वॉल्स ऑफ स्टमक, वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स होती है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो सिक्रेट करती है कौन सा,
जूस सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में चीजें क्या क्या होती है वो तो हम पढ़ेंगे, जैसे पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl, ये हमारा किसमें होता है, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन होती है, विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब 3 पार्ट्स होते हैं बेटा इसके, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडक, बॉडी, पाइलोरिक, ये रीजन होते हैं बेटा इसके। ये देखिए बेटा, ये कार्डियक रीजन हो गया, ये फंडक हो गया, ये सबसे बड़ा रीजन जो होगा बेटा ये बॉडी रीजन होता है, और ये पाइलोरस रीजन जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करेगा। ये इसके रीजन है, 4 रीजन हमारे स्टमक के। चलिए बेटा आगे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो क्या है बेटा, जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बेटा 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है बेटा, 6 से 7 मीटर लंबी होती है लेंथ में, और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अप्रोक्स 6 to 7 मीटर, ठीक है, 6.5 मीटर कर सकते बेटा। प्राइमरी एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, विलाई सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। 3 पार्ट्स होते हैं बेटा इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब समझिए बेटा ये विलाई क्या होते हैं, विलाई समझिए, हम विलाई समझाते हैं आपको। ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है ये बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम यहां बना रहे हैं बेटा, ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बच्चों, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा, इन्हीं को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। मान लिया बेटा ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। सपोज करो इसमें कितनी लेंथ आ गई, इसमें 10 इंचेस की लेंथ आ गई, कितनी, 10 इंचेस की। लेकिन बेटा इसमें जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है, अगर हम इनको स्ट्रेट करें तो हो सकता है बेटा ये 30 से 40 इंचेस तक आ जाए। इसी तरीके से बढ़ाते हैं ये सरफेस एरिया, इसी तरीके से बढ़ाते हैं ये सरफेस एरिया। बेटा 1 मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मैं अच्छा हूँ गुरुजी, मैं बहुत थोड़ी शॉर्ट बात करूँगा आपसे, क्योंकि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ अभी। नहीं आज दरअसल मैंने छुट्टी के लिए बोल दिया था, मैं आपको अभी रिंग करने वाला था। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, देखिए यहां पे तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, बहुत कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, लेकिन कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है बेटा, वो ये देखिए, है ना, आप इन फ्लैप को आप सीधा करेंगे तो बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी। भाई फूड इतने कॉन्टेक्ट में आ रहा है, और फूड बहुत सारे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बहुत लार्ज सरफेस पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो फूड सिंपल सी बात है एब्जॉर्ब होगा, जब ज्यादा सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ये करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये ऐसे झूं 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 करके स्ट्रक्चर होता है, तो यही बढ़ाते हैं सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा, तो प्राइमरी एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो प्राइमरी एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत माइनर एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहां पे भी वाटर और थोड़ा बहुत सोल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी अदर नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब इसके 3 पार्ट्स में देखिए बेटा, जो प्राइमरी सी शेप ऑर्गन है, जो जो खाने को क्या करता है, रिसीव करता है बेटा। ये देखिए बेटा, ये ड्यूडेनम है, क्या बेटा, ये ड्यूडेनम। जेजुनम जो मिडल पार्ट होता है, और इलियम जो डिस्टल हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बेटा ये ये रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, ये हमारा ये इलियम रीजन है। ठीक है बेटा, ये बहुत सारा हाईली कोइल्ड रीजन होता है। चलिए आगे देखिए बेटा, अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेटा देखिए सिंपल सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन, मैं इनके बीच में डिफरेंस बताना भूल गया, आपको भूला नहीं हूं, बता रहा हूं, ऐसा मत समझना है। चलिए, ये होती है बेटा 1.4 to 1.8 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है बेटा, वो होती है 6 to 7 मीटर। कितने, 6 to 7 मीटर। अब ये 6 to 7 मीटर और ये 1.4 to 1.8 मीटर, फिर भी ये लार्ज क्यों, ये स्मॉल क्यों? बेटा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर के बेस पे यहाँ पे इसका जो सपोज करो ये है ल्यूमन एरिया बेटा, ये ल्यूमन एरिया जो है बेटा, इसकी जो मोटाई है वो है बेटा
कितने, ये मोटाई इसकी ज्यादा, इसका डायमीटर ज्यादा है। डायमीटर के बेस पे हमने स्मॉल और लार्ज बोला, लेंथ के बेस पे नहीं बोला है हमने। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई स्मॉल और लार्ज के बीच में डिफरेंस पूछता है कि ये क्यों बड़ी, ठीक है, छोटी होने के बावजूद भी, क्योंकि डायमीटर के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है ना, लेंथ के बेस पे नहीं किया बेटा। लेंथ के बेस पे करते तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती। ठीक है बच्चों, तो ये भी कंफ्यूजन बेटा क्लियर हो गया आपका। अब यहां पर देखिए, इसके कितने पार्ट बेटा, 3 पार्ट, सेकम, कोलोन और रेक्टम, कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन से बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा बेटा इसमें, कौन सा, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, इशर्चिया कोलाई प्रेजेंट होगा। इशर्चिया कोलाई क्या करता है, हमारे लिए विटामिन के प्रोवाइड कराता है, विटामिन B1 प्रोवाइड कराता है, विटामिन B2 प्रोवाइड कराता है। कौन कौन बेटा, हमारा इकोलाई बैक्टीरिया। और इकोलाई बैक्टीरिया अगर आ जाए ब्लड के कांटेक्ट में तो वहां इंफेक्शन भी कर देता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, तो कोलोन, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब फूड क्या होगा बेटा, वाटर, ओनली वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, कोई फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा। रेक्टम रीजन क्या होता है बेटा, स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड। ये रीजन आप देख रहे बेटा, ये रीजन है बेटा रेक्टम रीजन। ठीक है, रेक्टम रीजन में ही आके आपका अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और बेटा उसके बाद जब मॉर्निंग होगी और मॉर्निंग में बस धुआंधार मामला सेट। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए बेटा, होना भी नहीं चाहिए, और मेरे होते हुए तो बेटा बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बेटा देखिए, जरूरी नहीं है मैं आपको 100% चीजें बता दूं, जरूरी नहीं है। कुछ चीजें दिमाग से मिस हो जाती है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाती है कुछ चीजें। अगर कुछ ऐसा हो जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी बेटा, कोई भी टीचर, कोई भी आपको ऐसा नहीं कि 100% पढ़ा दे, नहीं। कुछ चीजें बेटा देखिए, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हम तो केवल आपको बेटा गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना भी आपको खुद पड़ेगा, मेहनत आपको सारा सब कुछ खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पढ़ाया तेरे 99% इसलिए आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी मेहनत थी वो, जो आप करी आपने मेहनत, और आपकी मेहनत रंग लाई। हमने तो केवल बेटा आपको रास्ता दिखाया, हम तो बहुत सारे स्टूडेंट को रास्ता दिखाते हैं। अब डिपेंड आप पर करता है, आप चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। तो बेटा हम तो केवल आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, आपको कंसेप्ट बता सकते हैं, चलना आपको ही पड़ेगा। हम आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला सकते हैं, ये हमारा काम है। हम इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, मार्क्स वगैरह के लिए सब कुछ आपको लड़ना पड़ेगा, हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, तो ये हमारा क्लियर हुआ बेटा। अब पढ़ेंगे बेटा हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जिक्र नहीं हो रहा है यहां पे, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसके साथ में आगे जो क्वेश्चन होंगे, अगर पूरा लेक्चर सुनोगे तो आप हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे बेटा, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। ये देखिए यहां पे बेटा, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवा, और सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज। यह सलाइवरी अमाइलेज, उसका दूसरा नाम है टाइलिन, टाइलिन नहीं बोलेंगे इसको, टाइलिन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम होता है, या कंपटीशन में कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पूछ लेते हैं, टाइलिन के बारे में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो बेटा टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज एक ही है। तो बेटा सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है कहां से, सलाइवा से, और सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं बेटा, 3 पेयर होते हैं, यानी कि पूरे माउथ में कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 6 ग्लैंड्स होती हैं। कितनी, 6 ग्लैंड्स होती हैं पूरे माउथ में। तो बेटा एक ग्लैंड से होगी, ये हमारा पैरोटिड रीजन है। कौन से, पैरोटिड रीजन, ये पैरोटिड रीजन है। और एक होते बेटा सबलिंगुअल, कौन सी बेटा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड यहां से है ना, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड क्या स्वेल अप, फूल जाती है कभी कभी। ठीक है, ये फूल जाती है, मान लिया सलाइवा सिक्रेट ना हो और कोई जो कैनाल है वो ब्लॉक हो जाए किसी रीजन, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो फूलना स्टार्ट हो जाती है ना। और यहां देखिए, तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बेटा। और सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर का मतलब है ये मैंडिबल रीजन है। ये क्या बेटा, मैंडिबल रीजन है, जो हमारा लोअर जो को हम मैंडिबल कहते हैं। तो मैंडिबल के नीचे जो होती है, ये मैंडिबल के नीचे जो होती है, इसको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
और सब लिंगुअल ग्लैंड जो हमारी बेटा ये जीभ होती है, जीभ जीभ के जस्ट नीचे थोड़ा सा ये जो रीजन होता है, ये होता है हमारा सब लिंगुअल रीजन। कौन सा बच्चों? सब लिंगुअल रीजन। कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट बच्चों इसमें? चलिए बेटा, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन बकल कैविटी, तीन पेयर होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए अब होगा क्या बेटा, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाना स्टार्ट किया, रोटी में होता है बेटा स्टार्च। क्या होगा बच्चों? स्टार्च। अब ये अप्रोक्स 30% स्टार्च माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, अप्रोक्स 30%। बचा कुचा कहां जाता है फिर बेटा? स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा कंपोनेंट क्या क्या बेटा सलाइवा के? वाटर, सॉल्ट और एंजाइम्स। एंजाइम क्या? सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उन्हें कौन मारेगा? लाइजोजाइम मारेगा। एंटीबैक्टीरियल, प्रिवेंट बैक्टीरियल इंफेक्शन। ठीक है बच्चों, 30% डाइजेशन ऑफ स्टमक, स्टार्च है बेटा, स्टमक नहीं सॉरी, 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को ही हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे बेटा मोनोसेक्राइड हो गया, जो सिंगल यूनिट से, मतलब एक सिंगल यूनिट को हमने बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, एक ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक आ जाते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो बहुत सारी 10 यूनिट से भी ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर बने हैं, उनको हमने बोला पॉलीसेक्राइड। ठीक है बच्चों, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा बेटा? माल्टोस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? माल्टोस में कन्वर्ट होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीजें होती हैं बेटा। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? 3 चीजें होती हैं। पेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहां पर देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेगी गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होगी। एक होगा बेटा पेप्सिन, एक होगा बेटा म्यूकस, और एक होगा बेटा HCl। यहां देखिए बेटा, प्रेजेंट इन स्टमक सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। अब इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है बेटा स्टमक ग्लैंड्स में जो प्रेजेंट होती है, जो डिफरेंट क्या क्या सिक्रेट करती है? पेप्सिन सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, और HCl सिक्रेट करती है। जो वॉल्स ऑफ स्टमक बेटा म्यूकस सेल सिक्रेट करेगी। कौन सी सेल? मतलब म्यूकस सेल कौन सी क्या सिक्रेट करेंगी? म्यूकस सिक्रेट करेंगी। पेप्टिक और चीप सेल्स क्या सिक्रेट करेंगी? पेप्सिनोजन सिक्रेट करेंगी। पेप्सिनोजन ध्यान दीजिए बेटा, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पेरिएटल और ऑक्जेंटिंग सेल्स क्या सिक्रेट करेंगी? HCl सिक्रेट करेंगी। इन सेल के कंपटीशन में पूछ लिया जाता है बेटा कौन सी सेल क्या सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा बेटा? म्यूकस सेल्स क्या सिक्रेट करेंगी? म्यूकस सिक्रेट करेगी। अब देखिए इनका फंक्शन समझ लीजिए बेटा क्या है, इनका फंक्शन समझ लीजिए। जो पीएच होती है बेटा 1.2 टू 1.4, देखिए कितना भयानक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है कि इतने पीएच का जो स्किन पे डल जाए स्किन को भी जला देगा, और वो हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। तो स्टमक में इफेक्ट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता इफेक्ट? वो देखेंगे बेटा हम, वो देखेंगे बेटा हम। चलिए बच्चों, चले आगे। देखिए बेटा, हम यहां पे फंक्शन देखेंगे क्या क्या है फंक्शन। पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूं क्या फंक्शन है। देखिए बेटा, 3 चीजें सिक्रेट होगी, पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। पेप्सिन करेगा प्रोटीन डाइजेशन, HCl काम क्या करेगा? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा पेप्सिन को। पेप्सिन कहता है मैं काम नहीं करूंगा भैया, मेरे को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। HCl कहेगा ठीक है भैया तू नाराज मत हो, तेरे को मैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराऊंगा। तो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है किसके लिए? पेप्सिन के लिए। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है इसलिए। दूसरा काम बेटा HCl का, दूसरा काम है ये हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है? HCl काम करता है। अब समझिए बेटा, जैसे खाना हमने खाया और उसके साथ कोई बैक्टीरिया चला गया, मान लिया कोई सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया जाने के बाद और HCl का अगर उस पर एक्शन ना हो तो हमारा कहां चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसके लिए बहुत अच्छा घर है, वहां से तो ये कह देता है भैया मैं नहीं जाऊंगा अब यहां से। ठीक है, तो अब है क्या कंडीशन? ऐसे पेशेंट जो रेगुलर एंटीबायोटिक खाते हैं, सॉरी एंट एसिड खाते हैं, रेगुलर एंट एसिड खाते हैं, तो बेटा
एसिड कम सिक्रीट होता है, तो एसिड कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, जो बैक्टीरिया चला जाएगा खाने के साथ में तो वो नहीं मर पाएगा। तो ऐसे पेशेंट जो रेगुलर एंटासिड खाते हैं, जो खाली पेट के कैप्सूल बहुत ज्यादा खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जो एसिड को रोक रही है, ऐसे लोग खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो बेटा ऐसे लोगों को टाइफाइड होने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग ऐसे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के तो कुछ भी मत खाओ, क्योंकि बेटा कुछ भी खाओगे एक्स्ट्रा में वो नुकसान ही देगा, ज्यादा तो पानी भी पियोगे बेटा वो भी नुकसान देगा। तो देखिए HCl क्या काम करेगा, हाँ HCl समझिए बेटा, HCl क्या काम करेगा, एक काम करेगा पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करेगा कौन, HCl, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू सिमिलर पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, भाई प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसलिए हमने इसको पेप्टाइड्स पेप्टोन्स इनको हम ये बोलते हैं, प्रोटीन, ठीक है, डाइजेस्ट होगा किसमें, पेप्टोन्स में। अब म्यूकस क्या काम करती है बेटा, अब ये स्टमक की वॉल है, ये क्या बेटा, ये स्टमक है, और स्टमक की वॉल पे अगर मान लिया एसिड लग जाए, स्टमक की वॉल पे क्या लग जाए बेटा, एसिड लग जाए, ये देखो अगर यहां पे एसिड लग जाए तो क्या होगा, यहां पे अल्सर हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, जिनको बोलेंगे हम पेप्टिक अल्सर, क्या बोलेंगे बच्चों, पेप्टिक अल्सर। अब ये क्या करेंगे म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी कवर करके रखेगी ताकि HCl डायरेक्ट वॉल के संपर्क में ना आ सके, तो म्यूकस क्या काम करेगी, HCl के एक्शन से बचाएगी, बात खत्म, ठीक है बेटा। तो हमारा काम क्या हो गया, HCl का भी काम हो गया और पेप्सिन का भी काम हो गया और म्यूकस का भी काम हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन बेटा हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, ठीक है, नोज से नोज में भी म्यूकस होती है, जैसे आप देखिए जब से सर्दी आती है, आपको छींक वगैरह आती है, या कोई कोई नेजल इन्फेक्शन वगैरह है कुछ भी, या आपको कोल्ड हो रहा है तो नाक बहनी स्टार्ट होती है, तो ये जो चिकना चिकना पदार्थ होता है बेटा इसको म्यूकस ही कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें आपको, चलिए अब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है रेनिन, क्योंकि बेटा उन्हें दूध दूध ज्यादा पीते हैं छोटे बच्चे, तो दूध का जो प्रोटीन होता है कैसीन, कैसीन जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए बेटा रेनिन, ठीक है, रेनिन, तो प्रो रेनिन कन्वर्ट होता है रेनिन में एक्टिव फॉर्म में, और ये क्या करेगा, रेनिन डाइजेस्ट कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, ठीक है, कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है, एब्जॉर्ब जो उसकी फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करता है। अब बेटा देखिए छोटी सी यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको दूं, रेनिन दो होते हैं बेटा हमारी बॉडी में, एक RENIN जो कि किडनी से सिक्रेट होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और एक होता है RENNIN जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये भी बिल्कुल जानकारी अपने साथ रखिए आप, ठीक बच्चों। आगे देखिए बेटा, लीवर, लीवर है बेटा बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, कौन सी बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज लीवर, ठीक है, और वेट कितना होता है बेटा इसका, 1.2 टू 1.5 kg वेट होता है, ठीक है। सिक्रेट बाइल जूस, सिक्रेट बाइल जूस, ठीक है, और ये बाइल जूस सिक्रेट करेगा, और बाइल जूस काम क्या करेगा, बाइल जूस जाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा खाने के लिए, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स हम देखेंगे बेटा, हम पेनक्रियाज में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो कहां जाके काम करते हैं वो भी देखेंगे हम अभी। तो बाइल जूस, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इसमें होते हैं बेटा, और जो ग्रीनिश येलो कलर होते हैं। नो एंजाइम इज प्रेजेंट, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमारा बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि बेटा जो पेनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला एक एंजाइम है कौन सा, कौन सा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अब ट्रिप्सिन के नखरे हैं, ट्रिप्सिन कहेगा कि अरे मेरे को बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए भैया मैं तब काम करूंगा, तो पेप्सिन कर रहा था किसमें, एसिडिक इन्वायरमेंट में काम, दोनों का काम एक ही है, लेकिन एक एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करेगा और एक बेसिक इन्वायरमेंट में काम करेगा। चलिए आगे देखते बेटा, फंक्शन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन होता है बेटा, इमल्सिफिकेशन होता है जो फैट के डाइजेशन को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्सिफिकेशन, फैट के डाइजेशन को, कन्वर्ट फैट इनटू
स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, इसको बोलते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन, डेफिनेशन आ जाती है इसकी, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। ट्रांसफॉर्म एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। मैंने बताया बेटा आपको कि जो पेनक्रियास से जो एंजाइम आने वाले हैं वो बेटा बेसिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे, एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, और वो प्रोवाइड कौन कराता है? बाइल जूस प्रोवाइड कराता है। अब समझिए यहाँ पे, अब समझ लीजिए बेटा, कुछ बेसिक बता रहा हूं चीजें यहां पे बेटा। ये बाइल जूस, ये है गोल ब्लैडर, क्या ये? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट होता है बेटा? बाइल जूस। जो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और कहां सीक्रेट, कहां स्टोर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर सीक्रेट होता है। इसको बोलते हैं पित्त की थैली, है ना। पेनक्रियाज सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करती है बेटा? पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों आएंगे, और ये होती है बेटा कॉमन डक्ट। ये यहां से कॉमन डक्ट होती है जो पेनक्रियाज की पेनक्रियाटिक जूस भी लेकर जाएगी और बाइल जूस भी लेकर जाएगी। ये दोनों जूस कहां जाकर काम करेंगे? ये दोनों जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर काम करेंगे। बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है, यार ये तो पेनक्रियाज कहां जाके काम करती है, बाइल जूस कहां जाके काम करता है? तो बेटा ये सिक्रीट होंगे इसमें, कहां से? पेनक्रियाज से, और कहां से? गोल ब्लैडर से। दोनों जूस सिक्रीट होंगे, दोनों कहां जाएंगे? एक ही रास्ते, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां पे जाके अपना प्रॉपर काम करेंगे। क्योंकि फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है कहां पे? स्टमक में। और प्रॉपर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। तो यहां देखिए बेटा, पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं बेटा? ट्रिप्सिनोजन होते हैं, ट्रिप्सिनोजन। जैसे पेप्सिनोजन होता है ऐसे ट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, ये एंजाइम होते हैं, और इनके बेटा हम फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इनके हम फंक्शन देख रहे हैं। ये देखिए बेटा, ट्रिप्सिन क्या काम करेगा भाई? ट्रिप्सिन का मैंने बताया आपको, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। प्रोटीन, पेप्टॉन्स, पेप्टोसिस। ट्रिप्सिन आएगा और क्या काम करेगा? इसको एमिनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है। पॉलीसैकेराइड, जो अमाइल, पेनक्रेटिक अमाइलेज, पेनक्रेटिक अमाइलेज। ठीक है। अमाइलेज का मतलब, अमाइल का मतलब कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको किस में करेगा कन्वर्ट? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। फैट, फैट को जो लाइपेज एंजाइम होगा वो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, और डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होंगे। और न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेज की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट होगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। क्योंकि अब देखें, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड हमारे दो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। क्या 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 होते हैं बेटा इसमें? इसमें शुगर होती है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और इसमें और क्या होता है बेटा? इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को मिलाकर तो बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को मिला के हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फॉस्फेट को अगर मिला दे न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। भाई फैट है, फैट लाइपेज की प्रेजेंस में किस में टूटेगा? डाइग्लिसराइड में टूटेगा, और मोनोग्लिसराइड्स में। देखिए बेटा, एज, एज जो वर्ड होता है ना, एज, बहुत सारे आप इंजाइम देखेंगे बेटा, इंजाइम्स के बाद में एज लगा होता है। ये बेटा अमाइलेज, एज, है ना, ये न्यूक्लियेज, लाइपेज, ये सभी क्या है बेटा? ये हमारे इंजाइम होते हैं जिनके बाद में एज लगा होता है। ये मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बता रहा हूं, सभी के लिए नहीं, कॉमन डिफरेंस बता रहा हूं। एज जो क्या कर रहे हैं? इंजाइम है जो, ठीक है, इंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड कहां पहुंच गया बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। वॉल सिक्रेट सक्सेस एंट्रिकस रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, ये मैंने आपको बता दिया बेटा बहुत अच्छे से, थ्रो कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो मैंने बताई थी बेटा आपको, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये आपको इस डायग्राम में कंफर्म हो या ना हो बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा एक गोल ब्लैडर, ये हमारा नहीं, ये नहीं गोल ब्लैडर हमारा, हमारा हाँ इसे, ये रहा हमारा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर से एक आ रहा हमारा कौन सा जूस? कौन सा जूस? बाइल जूस आ रहा है, और ये बाइल जूस, और यहां से ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से कौन सा जूस आएगा?
पेनक्रेटिक जूस आएगा, और यहां पर दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे, तो इसी को बोल रहे बेटा हम हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। हिपैटो कहां से आया वर्ड, लीवर से आया, पेनक्रेटिक कहां से आया, पेनक्रियास से आया। ठीक है, तो आगे देखिए, तो बेटा फंक्शन डाइपेप्टाइड कन्वर्ट होंगे किसमें, मोनो एमिनो एसिड्स में। ठीक, किसमें होंगे बेटा, एमिनो एसिड्स में। माल्टोज माल्टेज, माल्टोज कौन करेगा, इंजाइम कौन होगा, माल्टेज, माल्टोज माल्टेज एज इंजाइम, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टोज, लैक्टोज कन्वर्ट किसमें होगा बेटा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज तो अपने आप में मोनोसेक्राइड है बेटा। और यहाँ पे सुक्रोज, सुक्रोज लैक्टेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज हमारी नेचुरल शुगर होती है बेटा, कौन सी, नेचुरल शुगर। हम फ्रक्टोज को नेचुरल शुगर बोलते हैं, हमारे फ्रूट्स वगैरह में जो होती है वो फ्रक्टोज ही होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइडेज, एज आगे ना, एज की मदद से किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स किसमें टूटेगा, बेस प्लस शुगर में। ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, बेस प्लस शुगर से बना होता है। ठीक है, और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ये किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जब एनर्जी की नीड होगी, जब मान लिया स्टारवेशन का समय होगा, तो क्या होगा, फिर ग्लिसरॉल, क्या ग्लिसरॉल लीवर में जाएंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये कहानी होती है बेटा। तो यहां देखिए बेटा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन की कहानी आती है, हमने डाइजेशन कर लिया, अब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की कहानी आती है। ये है स्मॉल, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये एक, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा एक स्ट्रक्चर ये। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होते हैं बेटा, लैक्टिल्स होते हैं। क्या होते हैं, लैक्टिल्स, जो एक डक्ट होती है जो एब्जॉर्ब फूड को कहां तक लेकर जाएगी, ब्लड तक लेकर जाएगी। लैक्टिल्स होते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होंगे बेटा, लैक्टिल्स होंगे। ठीक है, इसको लिम्फ वेसल्स भी हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स भी हम इसको कह रहे हैं। विलाई आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, मेजर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, ये रहा बेटा, फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, ये लैक्टिल जो होते हैं बेटा, लैक्टिल, लैक्टिल फैट एब्जॉर्प्शन, लिम्फ कैपिलरी आज प्रेजेंट नोन एज लैक्टिल्स। तो लैक्टिल्स क्या काम करते हैं, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पढ़ लीजिए बेटा, फटाफट पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए बच्चों। विलाई हेल्प करती है किसमें, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बस मैंने बताया बेटा आपको, एब्जॉर्प्शन अकर इन स्टमक, वाटर, सॉल्ट और अल्कोहल। सम एब्जॉर्प्शन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन मेनली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो मेन साइट है बेटा वो कौन सी है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्टमक में बहुत कम, ना के बराबर ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और समझिए बेटा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है क्या इसोफेगस में डाइजेशन होता है, तो कहोगे आप कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, और फिर बात आती है बेटा कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप कहोगे कि एब्जॉर्प्शन फूड का नहीं होता है, लेकिन वाटर और सोल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो यही है बेटा, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन पार्ट भी। देखिए एब्जॉर्प्शन है क्या, एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन समझिए क्या है। एब्जॉर्प्शन है, हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया हमने, भाई डाइजेस्ट हमारा, ये मैं आपको अभी बताता हूं। जो डाइजेशन होता है बेटा, ये हमारा केमिकल और फिजिकल दो तरीके से डाइजेशन होता है। भाई हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फूड को हमने चबाना स्टार्ट किया, जो चबाना हमने स्टार्ट किया बेटा, वो हो गया हमारा फिजिकल डाइजेशन। लेकिन इसके साथ में एंजाइम या सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा के साथ में एंजाइम मिक्स हो गए, उन्होंने केमिकली उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो हम बात करें कि हमारा डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेशन तो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। भाई केमिकल भी और फिजिकल भी, केमिकल में एंजाइम इन्वॉल्व हो गया, और डाइजेशन में, फिजिकल में जो हम माउथ, जो टीथ से हम कट कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन है कि फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद अब वो फूड जब बेटा ब्लड वेसल्स तक पहुंच रहा है, हमारे ब्लड तक पहुंच रहा है,
उसको हम बोल रहे हैं, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ब्लड तक पहुंच रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। कितना फूड अमाउंट, कितना फूड कंटेंट हमारे ब्लड तक पहुंचा, उसको बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। बात खत्म। ठीक है बेटा, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आएगा। अब पता है बेटा आपको एसिमिलेशन मैंने क्या बताया? अब एब्डोमिनल रीजन में फूड का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बेटा ये बताओ, हमारे हर बॉडी के हर सेल्स को, हर ऑर्गन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी पहुंचेगी कैसे? ये एनर्जी एब्जॉर्ब साइट से, एब्जॉर्ब साइट से जब एनर्जी पहुंचेगी हमारी पूरी बॉडी में, इसी को बोलेंगे हम एसिमिलेशन। भाई हमारे पैर के अंगूठे की सेल्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारे ब्रेन के सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब साइट से वहां तक कैसे पहुंचेगी? इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं बेटा, जो पहुंचने को बोल रहे हैं हम एसिमिलेशन। ठीक है, इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इनटू द सेल्स। Thus, surplus amino acids get deaminated in the liver by the separation of amino group NH2. The amino group along with CO2 is converted to urea and is excreted in the form of urine. Other are released into cells of body and transformed into proteins. बेटा कुछ एमिनो एसिड से एक एमिनो ग्रुप अलग होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं यूरिया कैसे बनता है, यूरिन कैसे बनता है। तो बेटा एक प्रोटीन से, प्रोटीन हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप, दो ग्रुप से मिलकर बना है। तो एमिनो ग्रुप क्या होगा बेटा? अलग होगा, और वो CO2 के साथ मिलके, किसके साथ मिलके बेटा? CO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा? यूरिया बनाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है, ये बनाएगा, है ना। और यूरिया ही बेटा एक्सक्रीट आउट होता है, तो यूरिया किस में प्रेजेंट होता है? यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिया अगर हमारी बॉडी में बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बेटा बहुत सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे, मतलब ये देखो, अगर किसी पर्सन की बॉडी में अगर यूरिया एक्सेस में हो रहा है, तो बेटा तो किसकी कमी मानी जाती है? एक किडनी की कमी मानी जाती है, किडनी का डिसऑर्डर्स माना जाता है, वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। Excess of glucose is stored in liver and muscle cells in the form of glycogen, and rest is released to the body cells. This stored glycogen will be used first by starving human. मान लिया बेटा, देखिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचा? हमारे ब्लड में पहुंचा। अब वो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी यूज कर लिया, लेकिन एक्सेस अगर हुआ है तो वो कहां पहुंचेगा? वो लीवर में पहुंचेगा और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। मैं आपसे कहता हूं बेटा, ग्लूकोज जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट में बताया था कि ग्लूकोज स्टोर्ड होता है एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ग्लूकोज स्टोर्ड होता है प्लांट में किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ये चीज आप याद रखिए। तो रिलीज टू द बॉडी सेल्स, दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन विल बी यूज्ड फर्स्ट बाय स्टार्विंग ह्यूमंस। एक्सेस फैट्स आर स्टोर्ड इन लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। हाँ ये बेटा जी देख समझिए, मान लिया कभी हम भूखे रहे, कभी हम भूखे में कई दिन तक भूखे रहेंगे, हमें ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो बेटा वो ग्लूकोज हमारे सबसे पहले कहां से आएगा? वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटेगा, हमें एनर्जी देगा। बात समझ आई? तो देखिए बेटा, ये हमारा हो गया एसिमिलेशन, ये हमारा हो गया एसिमिलेशन। इजेशन क्या होगा बेटा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसका रिमूव आउट होना, उसको हम बोलेंगे इजेशन। द अनडाइजेस्टेड and unabsorbed food then enters the large intestine. Colon absorb the water and salts from the undigested food material. The undigested semi-solid waste that passes into the rectum is called feces. It is then removed through the anus at intervals by the process called ejection. और डेफिकेशन भी बोलते हैं बेटा। इकोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन कॉलोन। कॉलोन कौन सा रीजन है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन है। सिंथेसाइज विटामिन B1 B2 एंड विटामिन K, ये मैंने आपको पहले बता दिया बेटा। तो बेटा ये हमारा क्लियर हुआ, और इससे आगे हम नेक्स्ट हम अपना ट्रांसपोर्टेशन पकड़ेंगे बेटा। ट्रांसपोर्टेशन हम आपका जैसे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट इसमें कराए, हम आगे बेटा आपके ऐसे क्रिस्टल क्लियर कराएंगे। और कोई कंफ्यूजन रह गया है, मैं ये नहीं कहता आपको 100% ये आ गया हो, और या फिर भी कुछ डाउट रह गया हो बेटा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है और हम आपके लिए हेल्प के लिए